हेलो फ्रेंड्स एंड मेडल्स डैन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल में सेल के तीसरे पार्ट न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने सेल के इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था। यहाँ पे हम लोगों ने सेल के पहले पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात कर लिया है और सेल के दूसरे पार्ट जो कि साइटोप्लाज्म होता है उसके बारे में भी डिटेल में बात कर लिया है। आज हम लोग यहाँ पे सेल के अंतिम पार्ट और तीसरे पार्ट न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये हमारे बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारी सेल्स होती हैं उनके बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में बात किया था। उसमें हम लोगों ने सेल के स्ट्रक्चर को देखा था और वहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि अगर सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझना है तो इसको हम लोग तीन मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है जो कि हमारे सेल की आउटर जो कवरिंग है, बाहरी मेम्ब्रेन है, वो होती है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से इंडिकेट करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। उसके बाद में इसका जो अगला वीडियो आया उसमें हम लोगों ने सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके बारे में बात किया था। उसमें हम लोगों ने जो साइटोसॉल है उसके बारे में बात कर लिया है और जो इसके अंदर स्मॉल ऑर्गेनेल्स और हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो अगर वो वीडियोज़ आपसे मिस हो गए हैं तो उनको उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप इनको भी अच्छे से देख सकते हैं। आज हम लोग जो सेल का हमारा अंतिम और तीसरा पार्ट है जो कि न्यूक्लियस होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे सेल के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है और ये हमारे जो सेल है उसका बेसिकली ब्रेन कहला सकता है। तो अगर हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं तो अगर इसके शेप के बारे में बात करें तो जो हमारा न्यूक्लियस है उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है या ओवल शेप का हमें अपने सेल के अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलता है। मीन सिंपली कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का जो शेप है वो हमारा गेंद के आकार का, बॉल के आकार का हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है या हमें एग के आकार का, अंडे के आकार का, ओवल शेप का न्यूक्लियस अपने सेल में देखने को मिलता है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसकी लगभग जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। जो हमारा न्यूक्लियस है वो हमारे बॉडी की लगभग सब सेल्स में होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो हमारी अधिकतर जो सेल्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द सेल में हमें सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलता है। बॉडी की ज़्यादातर जो सेल्स हैं उनमें केवल एक न्यूक्लियस होता है। अगर हम लोग मेच्योर रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात करते हैं, मेच्योर आरबीसीज के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे सिंपली एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी बॉडी की वो कौन सी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। तो आप वहाँ पे आंसर कर सकते हैं कि हमारे बॉडी की जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद में जो हमारी स्केलेटल मसल की सेल होती हैं और भी हमारी कुछ बॉडी की कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें हमें एक से अधिक यहाँ पे सेवरल न्यूक्लियस देखने को प्राप्त होते हैं। मीन्स हमारे स्केलेटल मसल और कुछ हमारे बॉडी की मसल्स सेल्स ऐसी हैं जिनके अंदर हमें एक से ज़्यादा सेवरल न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर अधिकतर जो सेल्स हैं उनमें केवल हमें एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है। स्केलेटल मसल और कुछ सेल्स हैं जिनके अंदर हमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। और हमारा मेच्योर रेड बीसी जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें हमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। और न्यूक्लियस का जो शेप है वो स्फेरिकल या ओवल शेप का हमें देखने को मिलता है। तो अब हम लोग अगर जो न्यूक्लियस है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो बाहर की लेयर होती है वो हमें डबल लेयर का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग बाई लेयर के स्ट्रक्चर के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये जो इसकी जो हमारी डबल लेयर होती है उसको हम लोग न्यूक्लियर इन्वेलप के नाम से इंडिकेट करते हैं। मीन्स जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर का जो भी मटेरियल है उसको वहाँ पे करने के लिए वो कवर हमारी एक डबल लेयर यहाँ पे होती है जिसको हम लोग बाई लेयर बोलते हैं। और इसीलिए हम लोग इसको न्यूक्लियर इन्वेलप के नाम से इंडिकेट करते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस को कवर करने का काम करता है। और अगर इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो साइटोप्लाज्म है उसको और जो न्यूक्लियस है उसको यहाँ पे सेपरेट करने का काम करता है। मीन्स अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो इसकी जो हमारा न्यूक्लियस है उसकी जो हमारी ये बाहर की लेयर है वो क्या कर रही है कि जो हमारा न्यूक्लियस का अंदर का इन्वायरमेंट है और इसके बाहर का जो इन्वायरमेंट है जो कि साइटोप्लाज्म है उसको अलग अलग करने का, सेपरेट करने का काम करती है। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे लेयर होती है जो कि हमारे न्यूक्लियस की लेयर है जो कि डबल लेयर है वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर की जैसी ही हमें देखने को मिलती है। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात किया था तो वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है वो फास्फोलिपिड बाई लेयर यहाँ पे होती है। मीन्स यहाँ पे एक हमारी फास्फोलिपिड की लेयर ये है और एक फास्फोलिपिड की लेयर ये होती है। तो इसी वो तरीके से जो हमारी न्यूक्लियस की लेयर होती है वो भी यहाँ पे डबल लेयर या बाई लेयर होती है और ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसी ही लेयर हमें इसमें देखने को मिलती है। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो ये इसका एक क्रॉस सेक्शन है। मीन्स इसको यहाँ पे इसके अंदर के पोर्शन को प्रॉपरली दिखाने के लिए हमने कट करके इसका डायग्राम ड्रॉ किया है। तो अगर हम लोग इस पेज पे देखें तो यहाँ पे इसकी जो ये लेयर है ये हमारी यहाँ पे दो लेयर्स है। मीन्स यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बाई लेयर का है और इसी को हम लोग न्यूक्लियर इन्वेलप के नाम से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारी जो बाई लेयर है इसके ऊपर हमें कुछ पोर्स देखने को मिलते हैं। ये पोर हो गए, ये हमारे इसके जो क्रॉस सेक्शन के पोर हैं और ये इसका जो हमारे ये पोर्स हैं ये हमारे न्यूक्लियर पोर्स बेसिकली कहलाते हैं। ये हमारा जो सब्सटेंस है उसका मूवमेंट न्यूक्लियस के अंदर और बाहर का जो मूवमेंट हमारे सब्सटेंस का होता है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। उसके बाद में अगर ये स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये हमारे पॉलीराइबोसोम्स बेसिकली यहाँ पे होते हैं। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस का अंदर का पोर्शन होता है जिसमें उसमें जो हमारे सब्सटेंस होते हैं, फ्लूइड वगैरह होता है, वो क्रोमेटिन बेसिकली यहाँ पे कहलाते हैं। और इसके अंदर हमें एक और स्फेरिकल छोटा सा शेप देखने को मिलता है जो कि न्यूक्लियोलस यहाँ पे होता है। तो आगे हम लोग इन सब के फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियर इन्वेलप के नाम से इंडिकेट करते हैं, ये हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलती है। मीन्स ये हमारा सिंपली कह सकते हैं कि इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उससे कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलती है। तो ये हमारा न्यूक्लियस का जो यहाँ इन्वेलप है वो है और इससे हमें इंडोप्लाज्मिक जो हमारा रेटिकुलम है वो कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलता है। यहाँ से हमें जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो निकलते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग इस कंडीशन में अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस का जो इन्वेलप है या जो हमारा न्यूक्लियस की आउटर सरफेस होती है उसमें हमें जो काफ़ी सारी ओपनिंग्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये सब हमारे जो न्यूक्लियस की ओपनिंग्स हैं वो यहाँ पे होती हैं और ये जो ओपनिंग्स हैं ये हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। इनको हम लोग न्यूक्लियर पोर के नाम से इंडिकेट करते हैं। मीन सिंपली कह सकते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें हमें छोटे छोटे पोर्स छेद टाइप के देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग न्यूक्लियर पोर के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग जो न्यूक्लियर पोर्स हैं उनका क्या फंक्शन होता है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो न्यूक्लियस होता है और जो साइटोप्लाज्म है उसके बीच में जो सब्सटेंस का मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने का काम हमारे न्यूक्लियर पोर यहाँ पे करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस हमारे न्यूक्लियस से बाहर जाना है, कौन सा सब्सटेंस हमारा जो न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म है उससे न्यूक्लियस के अंदर आना है, उसको कंट्रोल करने का काम हमारे न्यूक्लियर पोर्स ये जो होते हैं वो बेसिकली करते हैं। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हमें एक और स्फेरिकल बॉडी देखने को मिलती है और ये जो स्फेरिकल बॉडी इसके अंदर होती है वो न्यूक्लियोलस बेसिकली यहाँ पे कहलाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक हमें जो स्फेरिकल बॉडी, छोटी सी बॉडी इसके अंदर और देखने को मिलती है जो कि न्यूक्लियोलस यहाँ पे कहलाता है। और अगर हम लोग जो हमारा न्यूक्लियोलस है उसके बारे में बात करते हैं तो ये क्या करता है, इसका क्या काम होता है कि ये राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसका फंक्शन ये है कि ये राइबोसोम्स को बनाता है और राइबोसोम क्या बनाते हैं, ये हमारे बॉडी के लिए जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है उसको बनाने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर हमें जो हमारे सेल की जो यहाँ पे हेरिडेटरी यूनिट है जो कि जीन्स कहलाती हैं वो यहाँ पे बेसिकली होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा सेल के अंदर हमारी जो अनुवांशिक यूनिट होती हैं, मीन्स जो हमें अपने गार्जियन से इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर मिलती हैं, जो कि हमारी जो यहाँ पे हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है उसकी जो यूनिट है, उसका जो हमारा सबसे छोटी इकाई है वो बेसिकली यहाँ पे जीन्स होते हैं जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और ये जीन्स क्या काम करते हैं, ये जीन्स हमारे जो सेल का स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं और हमारे जो यहाँ पे सेल की एक्टिविटी है, हमारा जो यहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं उनको यहाँ पे कंट्रोल करने का काम करती हैं। कि मीन्स हमारा जो सेल का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होगा इसको भी कंट्रोल करने का काम जीन्स करते हैं और हमारे सेल को कौन कौन से फंक्शन करने हैं उसको भी कंट्रोल करने का काम हमारे जीन्स यहाँ पे करते हैं जो कि हमारी एक हेरिडेटरी यूनिट यहाँ पे
होती है, हमारी जो होती है आनुवांशिक यूनिट यहाँ पे होती है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे जीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे जो बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं उससे हमें यहाँ पे अरेंज होते हुए देखने को मिलते हैं। उनके साथ में हमें ये जो जीन्स हैं वो कनेक्टेड होते हुए देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग जो हमारे ह्यूमन सोमैटिक सेल्स होती हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स हैं अगर उनके बारे में बात करते हैं तो उनके अंदर हमें 46 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। और ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं ये हमारे ह्यूमन सेल में कहाँ से आते हैं, तो ये हमारे इसमें से जो हमारा इसका आधा है जो कि 23 क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे एक पेरेंट से आते हैं, और दूसरा जो इसका आधा भाग है 23 क्रोमोसोम वो हमारे दूसरे पेरेंट से आते हैं। सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे कह सकते हैं कि 23 क्रोमोसोम्स हैं वो हमारी जो मदर हैं उनके अंदर से हमें मिलते हैं, और 23 क्रोमोसोम हमें अपने फादर के अंदर से मिलते हैं, वहाँ से हमारे अंदर आते हैं। और जब ये 23 और 23 कंबाइंड होते हैं तो 46 क्रोमोसोम्स हमारे अंदर बॉडी की सेल्स में हमें देखने को मिलते हैं। और जो हमारे यहाँ पेरेंट्स हैं उनके अंदर की जो इंफॉर्मेशन है वो क्रोमोसोम्स के थ्रू हमारे सेल्स के अंदर आती है। और जब हमारा डेवलपमेंट होता है तो उस कंडीशन में हमारा जो स्ट्रक्चर है और हमारे जो हाव भाव है, फंक्शन है, वो हमें अपने पेरेंट्स की तरह ही देखने को मिलते हैं। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि जो भी हमारे बच्चे हैं उनकी जो फेस है, उनकी जो एक्टिविटी है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे जैसा ही देखने को हमें प्राप्त होता है। लाइक अगर हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लें तो जो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोग इंडियन हैं तो हमारे यहाँ जो हमारे बच्चे होंगे वो इंडियन होंगे। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो लोग चाइनीज़ हैं वहाँ पे उनके जो जीन्स हैं वो वहाँ अलग हैं, उनके क्रोमोसोम्स अलग हैं, तो उनके अगर फादर और उनकी जो मदर हैं वो चाइनीज़ हैं तो जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर भी जो स्ट्रक्चर उसका बनेगा वो चाइनीज़ स्ट्रक्चर ही होगा, उसकी आंखें छोटी होंगी। तो ऐसा जो हमारा स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है वो हमारे जो ये क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं, उनसे हमें यहाँ पे अपने अंदर बनते हुए देखने को मिलते हैं, और हमारे सेल की एक्टिविटी को भी वो कंट्रोल करते हुए हमें देखने को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा हर क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, वो एक लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए बेसिकली होता है। तो हमारा डीएनए क्या है वो भी हमें अपने गार्जियन से देखने को मिलता है। तो जब हमारा डीएनए लॉन्ग मॉलिक्यूल डीएनए जब कंबाइंड होते हैं वो हमारे अलग अलग जो प्रोटीन हैं, जो सेवरल प्रोटीन्स हैं, उनके साथ में क्वाइल्ड होते हैं, तो फिर उस कंडीशन में वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हुए देखने को मिलते हैं। और ये जो क्रोमोसोम हैं जिनके अंदर डीएनए है और प्रोटीन है वो जब हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं तो फिर उस कंडीशन में वो हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है, हमारे जो फंक्शंस हैं वो हमारे पेरेंट्स से ही मिलते जुलते वहाँ पे होते हैं। मीन्स अगर वो आपका इंसान का डीएनए है तो इंसान उससे फॉर्म होगा, अगर वो डीएनए आपका एनिमल का है तो वो एनिमल फॉर्म होगा, एनिमल में अगर वो काऊ का डीएनए है तो उससे जो काऊ है वो फॉर्म होगी, अगर डॉग का डीएनए है तो उस कंडीशन में डॉग फॉर्म होगा। तो हमारा जो डीएनए वहाँ पे है और जो उसके अंदर के प्रोटीन्स हैं जब वो कंबाइंड होते हैं तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। क्रोमोसोम में हमारे जो वहाँ पे होती है हेरिडेटरी यूनिट जो कि जीन है वो उसके अंदर होती है, और उससे हमें अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन कंट्रोल होते हुए देखने को मिलता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा डीएनए है, हमारा प्रोटीन जो होता है और कुछ आरएनए जब एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं तो वो बेसिकली यहाँ पे क्रोमेटिन को फॉर्म करने का काम करते हैं। और ये जो क्रोमेटिन है ये हमें अपने न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। और इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारी टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमें सेल के अंदर कैरीड होते हुए देखने को मिलती है, वो जो टोटल इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली हमारा जीनोम यहाँ पे कहलाता है। तो हमारा जो जीनोम है उसके अंदर हमारी टोटल इंफॉर्मेशन है कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरह से बनना है, हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें एक हार्ट होना है, उसमें हमारे जो 2 लंग्स हैं वो बनने हैं, 2 आँखें बननी हैं, 2 हाथ बनने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनेगा और हमारी बॉडी कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगी, वो सब इन्फॉर्मेशन जो है जो हमारी टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो हमारे जीनोम्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब हम लोग जो हमारे न्यूक्लियस है उसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जो न्यूक्लियस है उसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है जो कि न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं। अगर उसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो सब्सटेंस का मूवमेंट होना होता है उसको कंट्रोल करना हमारा यहाँ पे न्यूक्लियर पोर का काम होता है। कौन सा जो सब्सटेंस है वो हमारे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना है, कौन सा सब्सटेंस हमारे साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आना है, उसको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे न्यूक्लियर पोर की होती है। इसका ये फंक्शन
फंक्शन होता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये क्या करता है कि ये हमारे जो राइबोसोम्स हैं उनकी सब यूनिट को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो इसके पहले हम लोगों ने जब हम लोग ऑर्गेनेल्स के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग राइबोसोम्स के बारे में बात किया। तो जो राइबोसोम है वो 2 यूनिट में होता है, उसमें हमारे प्रोटीन्स होते हैं और उसमें आरएनए हमें देखने को मिलता है। तो आरएनए और प्रोटीन जब कंबाइंड होता है तो राइबोसोम का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोलस है या न्यूक्लियोलाई है उसके अंदर यहाँ पे क्या होता है कि आरएनए की जो सब यूनिट है वो वहाँ पे फॉर्म होती हैं, और ये जो आरएनए की जो हमारा यहाँ पे कहते हैं, कह सकते हो राइबोसोमल जो हमारी यहाँ पे सब यूनिट्स हैं जब वो फॉर्म होती हैं फिर वो हमारे जब साइटोप्लाज्म में आती हैं तो वहाँ पे वो राइबोसोम्स को बनाने का काम करती हैं। फिर ये जो सब यूनिट हैं वो साइटोप्लाज्म में कंबाइंड होती हैं और एक कंप्लीट राइबोसोम को बनाने का काम करती हैं। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो ये जो हमारे यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं कि ये जो हमारे जीन्स हैं उससे क्रोमोसोम बने हुए होते हैं, और जो जीन्स हैं वो हमारा जो यहाँ पे कह सकते हो सेलुलर स्ट्रक्चर है उसको भी कंट्रोल करने का काम करते हैं, और हमारा जो यहाँ पे सेलुलर फंक्शंस वगैरह हैं उसको भी डायरेक्ट करने का, कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो यहाँ सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर हमें जीन्स देखने को मिलते हैं, और ये जीन्स हमारे सेल के स्ट्रक्चर को और सेल के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो आई थिंक सो जो हमारा न्यूक्लियस है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।